नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, भारत का संवैधानिक विकास। ये मानकर चलिएगा ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है, 2 या 3 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाएगा। और एक क्लास हम लोग पढ़ेंगे विविध की, जिसमें मैं आप लोगों को विविध में, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राज्य मानवाधिकार आयोग हो, वित्त आयोग हो। वित्त आयोग तो एक ही आर्टिकल 280 खत्म। ठीक है, बस आपकी पॉलिटी खत्म हो चुकी है, इसमें और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, विविध क्लास एक लेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उन्हें हम कवर कर लेंगे, या कुछ आर्टिकल बचे होंगे तो उन्हें कवर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे सर पॉलिटी में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए मैंने ये लास्ट में भी रखा है। आप ध्यान रखना कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखवाऊँ, पॉलिटी आप लोगों की अब ख़त्म हो चुकी है 98%। ठीक है, चलिए, हालांकि 99% ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, और बहुत स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा ये टॉपिक में। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद होता चले। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता भारत का संवैधानिक विकास, हम कैसे उसको पढ़ें, तो मैं उनको भैया बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। संवैधानिक विकास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि सर संवैधानिक विकास, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया। मैं बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों को कराने वाला हूं इसमें। और मेरा विश्वास रखना कि जितनी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित है, आपके पिछले विगत वर्षों में पूछी हुई चीज़ों पर आधारित है। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब हम पढ़ते हैं भारत के संविधान के निर्माण से पहले, जो संविधान सभा से पहले का चैप्टर है, या सबसे पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास। और मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे कहा था यूपीएससी तो खत्म हो चुका है। ठीक है, आपातकाल मैंने कराया नहीं राष्ट्रपति में आपातकाल नहीं कराया क्या? बताएं, राष्ट्रपति में आपातकाल नहीं कराया था? कैसी बात कर रहे हो आप? चलिए, यहां हम बात कर रहे हैं सर संवैधानिक विकास। जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान नियम एवं कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके अनुसार देश के सभी लोगों को कार्य करना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संविधान। तो संविधान के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीजें हम पढ़ेंगे दो, एक तो कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और एक पढ़ेंगे हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, या क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। ठीक है माय डियर, चलिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। यूपीएससी खत्म नहीं हुआ था, कौन सा आर्टिकल रह गया था भैया? बताओ ना, यूपीएससी हमने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट वाली क्लास देख के बताओ, यूपीएससी वाली कहां तक पढ़ा दिया? यूपीएससी कौन सा आर्टिकल रह गया था? मैं देख लेता हूं एक बार, मैं खुद ही देख लेता हूं। आप लोगों को वैसे तो मैंने करा ही दिया था, लेकिन मैं देख ही लेता हूं कि भाई मैंने आपको कहां तक यूपीएससी करा दिया था। ठीक है, मैं देख लेता हूं। अच्छा, चलिए, योग्यताएं करा दी थी। चलिए, बहुत बढ़िया। 2-3 आर्टिकल मैं बता देता हूं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, यूपीएससी के थोड़े आर्टिकल मैं बता देता हूं। ठीक है, 1-2 आर्टिकल रह गए जो बच्चे कह रहे हैं। यहाँ पर जो लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो बचा हुआ पोर्शन था, जो रिमेन बचा हुआ पोर्शन है, उसको हम पढ़ रहे हैं। यानी कि एक आर्टिकल मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो सेलेक्टेड आर्टिकल होंगे उन्हीं को। जैसे 317 मैंने लिख दिया था, 317 मैंने लिख दिया था,
होगी। चलिए, इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे अनुच्छेद 317 की, और 318 हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं 318। हम इसमें बात करेंगे 319 की। 319 हम लोग पढ़ लेंगे। 318 भी पढ़ाऊं क्या? ओहो, 318 भी पढ़ना है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। 318 में क्या लिखा है कि यूपीएससी में सदस्य कितने होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य कितने होंगे, वो मैं बता देता हूँ। चलिए, तो आप कह रहे हैं 318 भी बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। यूपीएससी और एसपीएससी, इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आप कहेंगे सर इसमें सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, संख्या की बात होगी। यहां पर क्या होगी भैया? सदस्यों की संख्या की बात होगी। चलिए 2 मिनट लगेंगे इसमें, 5 मिनट मान लो ज्यादा से ज्यादा। संख्या, यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स, ये डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यहां कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। यहां पर कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। कि सर एसपीएससी में कितने सदस्य होंगे और भैया यहां पर कितने सदस्य होंगे, इनकी संख्या कौन बताएगा? तो आप कहेंगे सर ये बताएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 318। हम 319 पे चलते हैं। हम किस पे चलते हैं? 319 पे। अनुच्छेद 319 में क्या लिखा था? अनुच्छेद 319 में लिखा हुआ था, आप कहेंगे सर कि यूपीएससी व राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो रिटायर होने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। एसपीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे, इसमें लिखा है यूपीएससी के सदस्य मेंबर्स रिटायरमेंट के बाद, आप कहेंगे सर किसके बाद? तो दोस्त यहां पर आप कहेंगे सर रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन शासन नहीं करेंगे। भारत एवं राज्य सरकारों के अंडर मतलब अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। कोई पद, एनी पोस्ट, कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। पद मतलब पोस्ट होती है, किसी भी पोस्ट पर काम नहीं करेंगे। पोस्ट पर काम नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे। ठीक है जी, नहीं करेंगे, रोक लगी हुई है, नहीं करेंगे। चलिए अब बात आ जाती है सर अनुच्छेद, यहां पर ये यूपीएससी हुआ, इसी में लिखा है एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग। आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, आप कहेंगे सर रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। लेकिन एसपीएससी के जो सदस्य या अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। कोई पद धारण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे। ठीक है जी, नहीं करेंगे। क्लियर हो गई चीजें। लेकिन यहां पर लिखना, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य बन सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है जी, बन सकते हैं। खत्म कहानी, खत्म कहानी यहां तक। अब बात आती है सर कि 2 आर्टिकल और बच गए। एक बता देता हूं भैया, एक बता देता हूं 320, जिसमें लिखा है लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या है, उनके कार्य क्या है, उनके वर्ग क्या है। और 321 में बता देता हूं कि संसद यूपीएससी को कुछ एडिशनल कार्य भी सौंप सकती है। ठीक है, चलिए
ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जो एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य रिटायरमेंट होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। वैसे ही एसपीएससी के भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पोस्ट नहीं लेंगे, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा राज जी, अभी पढ़ाऊंगा। चलिए, अब बात आ गई सर अनुच्छेद 320 की। अनुच्छेद 320 में क्या लिखा है? यूपीएससी एवं एसपीएससी के कार्य कार्य यानी कि फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं या वर्क कह सकते हैं कि जो उनके कृत्य हैं, जो कार्य हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 320 के तहत। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 321 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 321 में, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी को राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के द्वारा, तो आप कहेंगे सर यूपीएससी को संसद, संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है। क्या कर सकती है जी? आप कहेंगे सर अतिरिक्त, अतिरिक्त कार्य, एडिशनल वर्क। आप कहेंगे सर क्या कर सकती है? एडिशनल वर्क दे सकती है, सकती है। और एसपीएससी को कौन? एसपीएससी को राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, सेम चीजें हैं, विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर अतिरिक्त कार्य दे सकती है। क्या कर सकती है जी? अतिरिक्त कार्य दे सकती, दे सकती है। चलिए, यहां पर आप लोग इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बात कर लें। बहुत बढ़िया, यहां तक पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 322 में क्या लिखा हुआ है? 322, मुझे लगा था कि मैंने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है? आप कहेंगे सर यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूपीएससी एवं एसपीएससी के खर्चे, खर्च, खर्चे, एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। कि भैया जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर्स जो भी होंगे वो कौन से आर्टिकल में आएंगे? कि यूपीएससी में कितना खर्च हो रहा है, एसपीएससी में कितना खर्च हो रहा है, चुनाव करने में, सिलेक्शन करने में, एग्जामिनेशन में, सारी चीज़ों में। तो आप कहेंगे सर ये कौन कर रहा है? तो आप जल्दी से बताएंगे सर ये किससे? जैसे कि इसके खर्चे भारत की संचित निधि से, इसके राज्य की संचित निधि से, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एसपीएससी की, एसपीएससी का हो जाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। इसका मतलब आपने मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखी ना, है ना? लास्ट आर्टिकल है इसका 323, 323, 323। इस वीक में पॉलिटी खत्म है आपकी। यहां पर हम कहेंगे सर यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? अपनी रिपोर्ट किसको देगी भैया? रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। किसको? राष्ट्रपति को सौंपेगी, को सौंपेगी। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को सौंपेगी। चलिए, और एसपीएससी, एसपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। खत्म कहानी। ठीक है, राज्यपाल को, बस खत्म, ये इतना है। ठीक है जी, चलिए लिख लिया आप लोगों ने?
यहां तक लिख लिया। अच्छा, कुछ फैक्ट और बता दूं क्या? या मैंने बताए हैं कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत में कौन थे, वर्तमान कौन है और पहली महिला अध्यक्ष कौन है। मैं लिखवा ही देता हूँ ये सारी चीजें, इनको नोट कर लीजिए। ओहो, आज हमें स्टार्ट करना था वो। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी है भाई, स्किप तो नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे भैया? आप कहेंगे सर रोज वॉरकर। कौन थे? रोज वॉरकर। ठीक है जी। स्वतंत्र भारत में यूपीएससी के कौन थे? स्वतंत्र भारत में यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, तो आप कहेंगे सर स्वतंत्र भारत में यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर क्या नाम था? एच के कृपलानी। एच के कृपलानी। ठीक है, बात करते हैं वर्तमान में कौन है। वर्तमान आप कहेंगे प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। और भैया प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष उनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर रोज मिलियन वेथ्यू। आप कहेंगे सर रोज मिलियन वेथ्यू। मिलियन वेथ्यू। चलिए खत्म कहानी, यहां तक जल्दी से लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे अपना। नहीं, तबीयत क्या भैया, जब से पटना गए हैं ना, तो इधर से भैया एसी में पूरी रात, वहां से आए वापसी में एसी में पूरी रात, तो वो ठंड लगी। फिर वहां गर्मी में रहे तो वो ठंडा गरम होने लग गया। ठंडा गरम होने लग गया, उसके वजह से थोड़ा सा कोल्ड वाला मैटर है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब बात आती है सर संवैधानिक विकास। देखिए इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। आप क्या कहेंगे सर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, के अंतर्गत। ठीक है जी, के अंतर्गत, यानी कि अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश में लिखेंगे अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं इसको समझाऊंगा भी भैया, बस थोड़ी सी चीजें लिख रहा हूं। कब से कब तक रहा है ये? तो ये रहा है 1773 से लेकर 1853 तक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। किसके? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत। आप कहेंगे सर अंतर्गत। ठीक है जी। आप कहेंगे सर, यहां पर लिख रहा हूं मैं अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। और ये हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? जीएसटी और बजट भैया वो इकोनॉमी का है, वो इकोनॉमी का होगा भैया। चलिए, अब वो सब इसमें आ जाएगा संवैधानिक विकास में, कि अंतरिम क्या था, पहला क्या था, वो सब संवैधानिक विकास में आएगा। ठीक है, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब आप पढ़िए, अब आप ये मत करिए आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, सब कुछ कराऊंगा, नहीं छोड़ के भागूंगा, कहीं मैं भाग थोड़ी रहा हूं। देखिए अभी आपने बताया ना यूपीएससी के आर्टिकल बच गए, मैंने करा दिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैंने प्रॉमिस किया है कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लास में देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए यहां पर हम पहले बात करते हैं
अभी हमने जब ये पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होनी चाहिए थी। तो एक चार्टर एक्ट आया 1600 का। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1773 से लिखा है आपने, आप 1600 का चार्टर क्यों बता रहे हो? क्योंकि पढ़ना जरूरी है भाई, नींव तो वहीं से रखी गई थी ना, कि जब 1600 का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजलेख। क्या होता है? राजलेख। ठीक है, राजलेख के बारे में बात करेंगे। अब बुक में क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए। भारती, एक बार बेटा पेज नंबर बता देना, कौन से पेज पर और कौन सी बुक में लिखा है, हम उसको सही करा देंगे। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर 1600 का चार्टर एक्ट का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं 1600 का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख। राजलेख का मतलब पहले समझिए, राजलेख या चार्टर का मतलब समझिए। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, चार्टर एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1600 एडी। ठीक है, इसका भी यही मतलब है। पहले आप ये समझिए कि सर ये जो है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि सर पहले राजलेख का मतलब बताइए। राजलेख का मतलब होता है राजा के हस्ताक्षरित द्वारा एक प्रमाण पत्र या ऐसा अधिनियम जिस पर राजा ने हस्ताक्षर किए हैं, रानी ने हस्ताक्षर किए हैं। अब यहां पर सर ये अदर बुक में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए यहां पर हम बात करेंगे। यहां पर हम देखिए, अब ये जो है ना चार्टर एक्ट की बात हुई तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो खत्म हो जाता है। 1858 के द्वारा ये अधिनियम खत्म कर दिए, यानी कि जाहिर सी बात है 1858 में स्टार्ट हुआ था तो इससे पहले का सब ब्रिटिश क्राउन में था, लेकिन हम अधिनियम तो लास्ट यही पढ़ेंगे ना, चार्टर एक्ट तो लास्ट यही 1853। चलिए अब बात ये आती है कि राजलेख का क्या मतलब है। राजलेख का मतलब क्या है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर राजलेख का मतलब होता है राजा या रानी, राजा या रानी द्वारा द्वारा जारी जारी किया गया अधिपत्र, किया गया अधिपत्र, क्या हो गया? अधिपत्र, यानी कि ऐसा कानून जिस पर राजा या रानी ने हस्ताक्षर किए गए हैं, किए हों, उसे कहते हैं जी राजलेख, चार्टर एक्ट। अब क्या हुआ कि सर एक रानी थी, एक रानी थी, कौन थी जी रानी? आप कहेंगे सर एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, एक भैया ब्रिटेन की रानी है एलिजाबेथ प्रथम, उसने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और पूर्व के देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। मोनोपोली बोलते हैं एक अधिकार को, क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आप कहेंगे सर ब्रिटेन की एक रानी थी, कौन थी जी? ब्रिटेन की महारानी। आप कहेंगे सर ब्रिटेन की महारानी, महारानी क्या नाम था उनका महारानी का? आप कहेंगे सर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम है उनका? आप कहेंगे सर एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? प्रथम द्वारा 31 दिसंबर को, कब? 31 दिसंबर 1600 में, 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दूं क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। शॉर्ट में इसको लिख दिया मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC की स्थापना कर पूर्वी देशों में क्या किया भैया? पूर्वी देशों में जो ईस्टर्न कंट्री हैं, पूर्वी देशों में 15 वर्षों का 15 वर्षों का
क्या कर दिया, व्यापारिक एक अधिकार दे दिया, 15 वर्षों तक व्यापार करने का व्यापारिक अधिकार दे दिया, व्यापार करने का व्यापारिक अधिकार दिया, करने का क्या दे दिया भैया, व्यापारिक एकाधिकार दिया, व्यापारिक एकाधिकार दिया, एकाधिकार, एकाधिकार समझना, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली होती है ऐसा व्यापार जिस पर केवल एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति व्यापार कर सकता है, कोई और नहीं, अधिकार दिया। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ, कहां है, एलिजाबेथ, चलिए इसको आप एलिजाबेथ लिखिए, क्या लिखिए, एलिजाबेथ, चलिए इसको क्या लिखिएगा, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। क्लियर है कि एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार दिया। इसका मतलब है कि कोई एक ही कंपनी ईस्टर्न कंट्रीज में व्यापार करेगी 15 वर्षों तक, कोई और कर ही नहीं सकता, कोई अंग्रेज व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई अन्य अंग्रेजी कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार नहीं कर सकती, केवल कौन करेगी, तो ये करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता था। ये मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, इसमें टोटल जो लागत थी कि कंपनी कुल कितने लोगों ने मिलकर बनाई थी, इसमें कुल लागत कितनी आई थी, तो 217 शेयर होल्डर्स थे, भागीदार थे, इन्होंने मिलकर 30,133 पाउंड से इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो यहां तक आप लोग प्लीज लिख लें कि सर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, कि सर ये बताएं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये मुझे बताइए कि सर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे शॉर्ट में मैं लिख दूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि सर इसकी स्थापना तो हमने पढ़ ही लिया, कि सर इसकी स्थापना कब हो गई थी, आप मुझे बताएंगे सर इसकी स्थापना कब होगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो आप कहेंगे सर 31 दिसंबर 1600 में, और ये स्थापना कहां पर होती है, ब्रिटेन में। और इसमें कुल भागीदार कितने थे, कि सर कितने लोगों ने मिलकर, इसमें शेयर होल्डर्स कितने थे, आप कहेंगे सर इसमें शेयर होल्डर्स कितने थे, आप कहेंगे शेयर होल्डर्स कितने भागीदार थे, तो 217। अच्छा, कुल कितना खर्च किया इसमें, तो इसमें एक्सपेंडिचर कितना किया, आप कहेंगे सर इसको बनाने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो आप कहेंगे सर कुल खर्च जो लगा वो था, या लागत कितनी थी, आप कहेंगे सर वो थी 30,133 पौंड, 30,133 पौंड। पहले पौंड हुआ करता था करेंसी, क्या हुआ करता था, पौंड हुआ करता था। चलिए ये हमने पढ़ लिया कि सर इस कंपनी का नाम क्या था, इस कंपनी का नाम क्या था, किस नाम से ये कंपनी बनाई गई थी, इस कंपनी का नाम था, आप कहेंगे सर इस कंपनी का नाम क्या रखा गया था, तो आप मुझे बताएंगे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से इसे जाना जाता था। किसके नाम से, आप कहेंगे सर इसे किसके नाम से जाना जाता था, मर्चेंट, किसके नाम से भैया, आप कहेंगे सर मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। इसे ऐसे लिख सकते हैं, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स
एडवेंचर्स। एडवेंचर्स, ठीक है जी। चलिए कि सर इसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हैं कि सर इसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये ए है, ई नहीं है। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। अब इसकी जो शक्तियां, इसने कब तक काम किया है, तो आप कहेंगे सर इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अब आप मुझे बताएं, रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, एक समिति का गठन किया गया करने के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी बनेगी तो मैनेजमेंट तो जरूर बनेगा ना, मैनेजमेंट तो बनाया जाएगा, ठीक है। काउंसिल बना दी गई थी जिसे नाम दिया था गवर्नर और उसकी परिषद। क्या बना दिया था, गवर्नर और उसकी परिषद नाम दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रेगुलेशन के लिए, नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे बाद में नाम रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहले ये क्या नाम था, गवर्नर और उसकी परिषद। तो आप कहेंगे सर यहां पर इसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, गवर्नर एवं उसकी परिषद, एवं उसकी परिषद, ठीक है। गवर्नर एवं उसकी परिषद, ठीक है, गवर्नर एवं उसकी परिषद। यानी कि इसे क्या नाम दिया था, आप कहेंगे सर गवर्नर एंड हिज काउंसिल, हिज काउंसिल, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें क्या भैया, इसमें कितने लोग थे, तो आप कहेंगे सर एक तो गवर्नर था, कौन था, एक था गवर्नर। थोड़ा सा टफ लग सकता है इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि सर एक था गवर्नर प्लस एक था डिप्टी गवर्नर, कौन था जी, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर प्लस इसमें 24 सदस्य थे, 24 मेंबर्स थे, अन्य मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स। यानी कि एक कौन था, इसे गवर्नर ही कहा जाता था, हिंदी में भी राज्यपाल मत लिखना। एक था भैया उप गवर्नर, कौन था, एक था उप गवर्नर, इसे उप राज्यपाल मत लिखना। और 24 सदस्य थे, 24 सदस्य थे, ठीक है। आगे चलकर भैया गवर्नर और उसकी परिषद का नामकरण कर दिया गया कि सर ये जो गवर्नर और उसकी परिषद है ना, इसका नाम क्या कर दिया, आप कहेंगे बाद में इसका नाम क्या कर दिया, बाद में इसका नाम क्या किया, बाद में, आप कहेंगे सर बाद में इसका नामकरण क्या कर दिया, तो बाद में इसका नामकरण कर दिया गया भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल, इसे क्या नाम दे दिया, निदेशक मंडल। बाद में इसका नाम कर दिया निदेशक मंडल, ठीक है। क्या नाम रख दिया, निदेशक मंडल कर दिया, कर दिया। इसका नामकरण बाद में क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मर्चेंट की स्पेलिंग भी गलत लिख दी क्या मैंने, चलिए मैं लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है जी, मर्चेंट। अब तो ठीक है, MERCHANT, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, ये ए है, ये क्या था, एडवेंचर। चलिए अब बात ये आ गई कि सर इनके जो सदस्य थे, इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, एडवेंचर्स, इसका कार्यकाल कितना था, टेन्योर कितना था। टेन्योर भी अगर पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा
टेन्योर कितना था? आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के जो सदस्य थे, जो कार्य का ये गवर्नर थे, उप गवर्नर थे, इनका कार्यकाल हुआ करता था 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 ईयर। आप कहेंगे सर केवल 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता था। कितना? 1 वर्ष। हाँ जी, चलिए, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये चीजें आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात आती है कि सर इस कंपनी की जो पावर्स थी ये कब तक काम करती रही है, कब तक काम किया इस कंपनी ने? तो 1858 तक ये कंपनी काम करती रही और इस कंपनी को संपूर्णतः 1874 में बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां पर चाहो तो नोट में लिख लेना, नोट में आप चाहे तो लिख लेना इसको। मैं भैया नोट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लिखिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक नोट कि सर कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी की शक्तियां कब खत्म हो गई थी? तो आप कहेंगे सर इसकी शक्तियां 1858 के एक्ट के द्वारा खत्म कर दी गई। कंपनी की शक्तियां, पावर्स, शक्तियां, आप कहेंगे सर कंपनी की जो पावर्स हैं, पावर्स ऑफ कंपनी को 1858 के, आप कहेंगे सर 1858 के एक्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। एक्ट द्वारा खत्म कर दिया। क्या कर दिया? द्वारा खत्म कर दिया, कर दिया। चलिए, अब पूर्णतया इस कंपनी को कब बंद कर दिया? आप कहेंगे सर ये पहला पॉइंट है नोट का, ये सेकंड पॉइंट है। कंपनी पूर्ण रूप से कंप्लीटली, पूर्ण रूप से 1874 में बंद कर दी गई। मैं बंद कर दी, कर दी। चलिए, ये सारी चीजें आप लिखिएगा, कर दी। यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। क्या यहां पर आपने लिख लिया? क्या यहां पर आप लोगों ने लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। भाई ये क्लास क्यों नहीं चल रही है? हमने जब चलाई थी तो चल रही थी गवर्नर वाली, राज्यपाल वाली। पंचवर्षीय योजना भैया, ये सब जनगणना, पंचवर्षीय योजना, सब प्रतिभा, ये पॉलिटी का विषय नहीं है। जो पॉलिटी में आता मैं वही तो पढ़ाऊंगा। चलिए ज्योति, धन्यवाद। तो यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? और जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले यहां पर आप लोग ये लिख लीजिए। सोनम, बिल्कुल, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये आपके लिए सफिशियंट है हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट्स। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग मुझे बताएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्थापना के समय, के समय, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आप कहेंगे सर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि जिस समय इसकी स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट, उस समय भारत में मुगल राजशाह कौन था? एस्टेब्लिशमेंट। तो स्थापना कहां पर होती है इसकी? आप कहेंगे सर स्थापना तो ब्रिटेन में ही हुई थी ना। कहां पर होती है? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में होती है कब? 31 दिसंबर को 1600 में, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के टाइम भैया
यहां पर भारत में मुगल वंश का राजा कौन था? भारत में मुगल शासक कौन था? आप कहेंगे सर मुगल रूलर कौन था? इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें मुगल रूलर। मुगल शासक था जिसका नाम है भैया अकबर। क्या नाम था? आप कहेंगे सर उसका नाम था जी अकबर। तो इस समय शासन किसका था? अकबर का। और अकबर कब से कब तक शासन कर रहा था? ये आप कह सकते हैं कि सर 1558 से या 1556 से 1605 तक। लेकिन ये भी याद रखना कि जब जब स्थापना भारत में हुई, एस्टेब्लिशमेंट, आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट भारत में हुई। और भारत में कब होती है? आप कहेंगे 1608 में। तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। भारत का मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह या मुगल शासक कौन था? मुगल शासक, आप कहेंगे सर उस समय मुगल शासक था जहांगीर। क्योंकि अकबर तो मर चुका है 1605 में, और ये कंपनी भारत में कब आई? 1608 में। और इस समय जहांगीर मुगल राजा था जो 1605 से लेकर 1627 तक भारत का राजा रहा। क्या रहा? भारत का राजा रहा। क्या ये सारे पॉइंट आपने पढ़ लिए? क्या ये सारे पॉइंट आपने पढ़ लिए? ठीक है, यहां पर आप लोग बात करते हैं, यहां पर आप लोग समझें, ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं सर, एक आता है 1726 का राजलेख। आप कहेंगे सर एक आता है 1726 का राजलेख। राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1726। आप कहेंगे सर चार्टर ऑफ 1726। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर चार्टर ऑफ 1726, इसमें क्या किया गया कि इसमें यह कहा गया था कि जो मुंबई है, जो कलकत्ता है, जो मद्रास है, इनके जो प्रेसिडेंसी, इनके गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति मिल गई। अब ये क्या भारत के लिए कानून बनाएंगे? नहीं, ये केवल कंपनी के लिए कानून बनाएंगे। किसके लिए? कंपनी के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, चलिए तेजवीर धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, आप कहेंगे सर कि इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? आप कहेंगे मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को, राज्यपाल, गवर्नर, आप कहेंगे गवर्नर को क्या मिल गया था? गवर्नर्स लिख दूं यहां पर इंग्लिश में? चलिए, गवर्नर्स को कानून बनाने की शक्ति मिल गई। किसकी? कानून बनाने की शक्ति मिली, बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, पावर, शक्ति यानी कि पावर मिली, मिली। अच्छा, ये जो शक्ति मिली थी, ये कानून किसके लिए बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चाहो तो इसको ई भी लिख लेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये कानून किसके लिए बनाएंगे? तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख लें कंपनी के लिए कानून बनाएंगे, कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए तो ये कानून बनाएंगे। ठीक है, ये अधिकार इन्हें मिला। क्या ये भारत के लिए भी कानून बनाएंगे? आप कहेंगे भारत के लिए भी कानून बनाएंगे क्या? तो इन्होंने कहा नहीं,
भारत के लिए कानून नहीं बनाएंगे। ये केवल किसके लिए कानून बनाएंगे? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, उसके रेगुलेशन से संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग इसको पढ़ लें। अब आप लोग मुझे बताएं यहां तक कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब आता है 1773, जो कि मेन माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। बाकी मैं आज दोपहर 2 बजे अभी संवैधानिक विकास की एक डेमो करा रहा हूं यूपी पुलिस में। आप चाहें तो वहां भी आ जाए ताकि आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आई होप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।